आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है 10 सितंबर 2024 को हुआ था। ये पेपर एसएससी सीजीएल का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उन 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम बेसिक से भी डिस्कस करेंगे और जो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह हो सकती है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप एग्ज़ाम में इसको कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं वो सारे तरीके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स वाई और जेड के वे मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरण को संतुष्ट किया जा सके। तो देखिए आपको 3 इक्वेशन दिया है, आप इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई और जेड का मान निकालिए। ये तो बेसिक तरीका होता है, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है, तो इसमें देख लीजिए एक्स और वाई और जेड की वैल्यू आपको नीचे तीनों दी है, चेक करके देख लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 4 9, 3 घटाएंगे ये 12 कभी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 5 3 8, 4 घट जाएगा, ये भी 12 नहीं होगा। 5 और ये 4 3 7 हो जाएगा, तो ये भी 12 कभी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। तो मान लीजिए कि ये चोर है और ये पुलिसकर्मी है, ठीक है। तो ये कितनी दूरी पे देख रहा है, तो 500 मीटर की दूरी पे इस चोर को ये पुलिसकर्मी देखता है। पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ से जैसे ही देखता है तो दौड़ना शुरू कर देता है, और चोर भी उसी समय भागना शुरू करता है। तो जैसे पुलिस भागता है उसी समय चोर भी क्या करता है, भागना शुरू कर देता है। कह रहा है कि चोर अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर ये चल रहा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में 15 मिनट का समय लगता है। यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट किया है उसके 15 मिनट बाद क्या होता है, पुलिसकर्मी जो है वो चोर को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि पुलिसकर्मी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिए, एक तो इसको तरीका ये हुआ कि आप मान लीजिए कि पुलिसकर्मी की स्पीड क्या हो गई, p हो गई। तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और ये पुलिसकर्मी चोर को पकड़ ले रहा है, इसका मतलब जो पुलिसकर्मी की स्पीड होगी वो चोर से क्या होगी, अधिक होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी कि इनकी नेट स्पीड, चूंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। यानी कि p और -15 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी नेट स्पीड आ जाएगी। और इस स्पीड से 15 मिनट में जो चली गई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो इतनी हो जाएगी। ये मैं मिनट में अभी रख रहा हूँ। ये जो दूरी होगी ये बराबर किसके होगी, तो इस 500 मीटर के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि यही 500 मीटर की जब डिस्टेंस कवर कर लेगा तो ये इसको पकड़ लेगा। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, इस मिनट को क्या कर लेते हैं, घंटा में बदल लेते हैं। तो 60 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, और ये जो मीटर है इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे हम, तो 1000 से भाग कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 उदाना के कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख देता हूँ कि p - 15 और इंटू कितना हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1/2 के। इस 2 का जब इधर आएगा तो ये इस 4 को 2 विभाजित 2 टाइम्स कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा p - 15, इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जो पुलिस है उसकी स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ये तो बेसिक तरीका था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। आप इसको ऐसे क्वेश्चन में कर सकते थे कि जैसे चोर की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब पुलिस की स्पीड इससे अधिक होगी। और ऑप्शन पे अगर एक नज़र डालें तो 15 से अधिक सिर्फ और सिर्फ 17 ही है। तो आप बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर बता सकते थे कि 17 होगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो 15 से छोटे हैं। तो अगर 15 से कम स्पीड अगर पुलिस की होगी तो चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसका आंसर कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। ये आपके विषय हैं और ये पुस्तकों की संख्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि विषय B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात। तो B1 की संख्या कितनी है, तो 120 है,
और सबका जो औसत निकालने के बाद से जितना आएगा उससे अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 12 12 दूना 24, 12 36, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। और 150 और 150 यानी कि 300 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 660 हो जाएगा। अब चूंकि कितने आइटम हैं, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 16 5 ते 15, 1 10, 5 दूना के 10, यानी कि 120 और 132 का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो बस इसको विभाजित कर दीजिए। तो 12 से कट करिए तो 12 दहा में 120, 12 से कट करेंगे तो 11 बढ़ जाएगा। तो 10:11 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A/B बराबर 6/8 और B/C बराबर 5/12 है, तो आपसे A/B/C का मान पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करिए, इसको करने का सबसे जो आसान तरीका है, तो आप A/B/C लिख दीजिए। अब क्या करिए कि A/B दिया है तो 6/8 हो जाएगा, B/C कितना दिया है, तो 5/12 दिया है। अब क्या करिए, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, तो जो भी गैप है, जो भी खाली स्थान है, उसको बगल वाली संख्या से भर दीजिए। तो ये 8 है बगल में, ये 5 है, तो इधर 5 भर दीजिए। अब क्या करिए कि इन सब का गुणा कर दीजिए। तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 12 में 8 का गुणा करेंगे तो 12 बटे 96 हो जाएगा। अब ये किसी से विभाजित हो रहा है, तो जी 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 से सबको कट कर लीजिए। तो ये 15 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 से कट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 16 8 हो जाएगा। अब ये किसी से विभाजित नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15:20:48। ठीक है। अगर आप इसको और जल्दी करना चाहते थे, तो जैसे ही आपने ये लिख लिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 देखिए, यानी कि A की वैल्यू जो भी होगी वो 30 को विभाजित करेगी, और A की वैल्यू 30 को विभाजित सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ऑप्शन हैं, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, 10 और 15 बचेंगे। और 10 और 15, अगला जो है वो 40 है, तो 40 23 कभी 40 को विभाजित नहीं कर पाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 tan थीटा बराबर 3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दीजिए, या उससे भी बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करिए कि कॉस से भाग दे दीजिए। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × sin थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 cos थीटा से भाग दे दिया तो हट जाएगा cos थीटा। नीचे भी हम वही सेम संख्या से भाग देंगे, यानी cos थीटा से नीचे भी भाग देंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, तो 3 sin थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 3/2 निकल के आ जाएगी। बस इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो 3 × 3/2 और -2 डिवाइडेड बाई 3 × 3/2 और +2 हो जाएगा। तो देखिए 3 × 9, 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो 3 × 9 और 4 13 हो जाएगा। और चूंकि 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 5/13 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P cos A बराबर 2Q sin A और 2P cosec A माइनस Q sec A बराबर 3 अगर है, तो आपसे पूछा है कि P² + 4Q² का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि चूंकि 2 इक्वेशन आपको दिए हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, तो P है, A है, Q है, यानी कि 3 है। तो इन तीनों में से आप किसी की वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार आप मान सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो हम किसी की वैल्यू अपने स्वेच्छानुसार मान सकते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए कि अगर A की वैल्यू 0 मानता हूँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 90 मानता हूँ तो cos 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ इन दोनों के अलावा वैल्यू माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि A की वैल्यू कितनी है, 45 अंश, ये मैं मान लेता हूँ। तो जैसे ही 45 अंश रखेंगे, तो ये हो जाएगा P × 1/√2, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 2Q × इसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है। तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो 2Q आ जाएगा। एक आपका इक्वेशन निकल के आएगा।
दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए तो 2p इंटू कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक 45 अंश का मान √2 होता है, माइनस q इंटू सेक 45 अंश का मान भी √2 होता है, तो √2 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3 के हो जाएगा। तो देखिए दोनों में √2 कॉमन है, तो इधर क्या बच जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2p माइनस q ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3/√2 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपसे जो पूछ रहा है या तो p और q, ये दो इक्वेशन आ गए, इनको सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल दीजिए और जो आपसे पूछ रहा है बस उसका आंसर बता दीजिए। तो देखिए यहाँ से p की वैल्यू जो 2q है इसमें रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4q हो जाएगा और माइनस q ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3/√2 के बराबर हो जाएगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसे 3 से 3 कैंसिल लग जाए, यानी कि q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/√2 आ जाएगी। और जैसे ही q की वैल्यू 1/√2 आ गई, इस इक्वेशन में रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो √2 आ जाएगी p की वैल्यू, क्योंकि 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। q की वैल्यू 1/√2 है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी p की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √2 निकल के आ गई, क्योंकि 1/√2 निकल के आ गई। अब जो पूछ रहा है इसमें रख दीजिए, तो p स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज EFG और HIJ समरूप हैं, तो साथ ही कह रहा है कि कोण E जो है वो H के बराबर है, कोण F जो है वो I के बराबर है, और दिया है कि 3EF जो है वो HI के क्या है, बराबर है। तो अगर FG का मान अगर 9 सेंटीमीटर है तो IJ का मान कितना होगा। तो अगर दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो समरूप होने के बाद से क्या होता है, इनकी भुजाओं में जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। मैं समझा देता हूँ, उसके बाद से इस क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए ABC है और ये DEF है, ठीक है। तो अगर ABC अगर ये समरूप है किसके, DEF के, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान आप देंगे, यानी ABC अगर ऑर्डर में लिखा है, अगर वो समरूप है DEF, इसका मतलब क्या होगा कि AB की जो वैल्यू है और DE की वैल्यू में जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, BC की वैल्यू और EF की वैल्यू में जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ऐसे करके। तो ऑर्डर का आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो AB और डिवाइडेड बाई DE ये बराबर किसके हो जाएगा, तो BC डिवाइडेड बाई EF हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो AC और डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा, तो DF होगा। यही क्या होता है, अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी खासियत होती है। तो बस इसी पर रख दीजिए। तो जो HI है यानी कि ये वाला जो है ये क्या है, इस EF का 3 गुना करने पे बराबर हो रहा है, और FG की वैल्यू 9 दिया है, तो अगर IJ यानी इसका मान निकालना है तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा। तो 9 का 3 गुना करेंगे तो 27 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजमार्ग पर स्थान A और B एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 12 मिनट में मिलती हैं। तो दोनों कार की जो चाल है वो कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करने लग जाएं तो बेसिक से बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और बेसिक से इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपसे पूछ रहा है कि दोनों कारों की चाल और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप ऑप्शन से इसको करिए। तो देखिए जब वो एक दूसरे टोटल जो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो 20 किलोमीटर की दूरी है। जब वे एक ही दिशा में चलते हैं 1 घंटे में मिलते हैं, यानी उनके द्वारा जो लिया गया समय है वो 1 घंटे का। और जब एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो इसी 20 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में कवर कर लेते हैं, तो 20 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो बस ऑप्शन के थ्रू आप रख के देख लीजिए। तो देखिए अगर ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो इनकी जो नेट स्पीड हो जाएगी इनके अंतर के बराबर हो जाएगी। तो 51 में से अगर 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। 20 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 1 घंटा कभी नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा।
48 और 52 इनमें किसका अंतर है? 4 का। 20 में 4 से भाग करेंगे 5 आएगा, 1 कभी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो 55 और 45 इसमें अंतर कितने का है? तो 10 का अंतर है। 20 में अगर 10 से भाग करेंगे तो 2 घंटा आएगा, 1 घंटा कभी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करके देख सकते हैं। तो 60 और 40 इसका अंतर 20 आएगा। 20 किलोमीटर में 20 से भाग करेंगे तो 1 घंटा बिल्कुल आ रहा है। और इन दोनों का योग करेंगे, यानी कि जब एक दूसरे के विपरीत चलेंगी तो इनका योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करने में कितना हो जाएगा? तो 20/100 घंटा लगेगा। इसको मिनट में बदलेंगे तो 12 मिनट के बराबर आ रहा है। तो बिल्कुल ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑप्शन के थ्रू करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 45 अंश और 65 अंश एक त्रिभुज के कोण है तो तीसरे कोण का वह कोण कितना होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, इसका ये कोण और ये कोण दिया है, और ये जो तीसरा कोण है इसको यहाँ तक अगर बढ़ाया जाए तो इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज की अगर एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो जो पास वाली भुजा के साथ ये जो कोण बना रही है इसको बहिष्ठ कोण बोलते हैं। और इस कोण की खासियत क्या होती है कि ये जो कोण होता है इस पास वाले को छोड़ के बाकी जो ये दोनों कोण हैं इनके सम के बराबर होता है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? तो a + b हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू दिया है 45, b की 65 दिया है, x का मान पूछ रहा है, तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। 65 और 45 को जोड़ेंगे तो 110 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजाओं के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो बने शंकु का आयतन कितना होगा? तो मैं इस चित्र को बना देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखिए इस भुजा, ये जो 3 है, इस भुजा के परितः इसको घुमाना है। तो देखिए इस भुजा के अगर परितः घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। आप इमेजिन करने की कोशिश करिए, ये कुछ ऐसे बनेगा। इस भुजा के अगर परितः आप घुमाएंगे तो इस कंडीशन में त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। आपसे शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन हमें पता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, r कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। h की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप L एक पूल को 30 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप M 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली पूल में छोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि भरने में कितना समय लगेगा? तो L जो है वो 30 घंटे में, और जो M है वो कितने घंटे में? तो 45 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा। 30 से 90 में भाग करेंगे तो 3 बार, 45 से 90 में भाग करेंगे तो 2 बार। तो L की एफिशिएंसी 3 आ गई, M की 2 आ गई। दोनों को एक साथ कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस 5 एफिशिएंसी से 90 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? तो 18×5 = 90, यानी 18 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √x + 1/√x = 7 है तो x + 1/x का मान कितना होगा? तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसमें से 2 घटा दीजिए, तो 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये a² + b² + 2ab पे रख देंगे तो आंसर 47 चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 10,000 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ हिस्सा 10% लाभ पर, शेष 40% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 20% का लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेची गई वस्तु की मात्रा कितनी होगी? तो देखिए, या तो आप इसमें वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा दीजिए या तो एलिगेशन लगा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए पहली है और ये दूसरी है, क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ चीनी। तो कुछ हिस्सा जो है, यानी कि पहला वाला जो हिस्सा है वो 10% के लाभ पे बेचा गया, और शेष यानी कि जो दूसरा हिस्सा है उसको 40% के लाभ पे बेचा गया। और टोटल जो लाभ है कुल मिलाकर वो कितने का हो रहा है? तो 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो ये 10 होगा।
40 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1 का अनुपात निकल के आ रहा है। अगर पहला हिस्सा अगर 2 है तो दूसरा हिस्सा कितना है, 1 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और टोटल दिया कितना है, तो 1000 किलोग्राम है। इससे 3 की वैल्यू 1000 किलोग्राम हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है कि 40% के लाभ पर, यानी कि 1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इस 1 का मान कितना हो जाएगा, तो बस 1000 में क्या करेंगे, हम 3 से भाग करेंगे। हम पता है कि 333 सही 1/3 किलोग्राम होगा भाग देने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षय ने किसी दुकान से कुल 180 के पेन और नोटबुक खरीदे। निम्नलिखित आंकड़ों में x का मान कितना होगा। तो देखिए की जो कीमत है वो 10 रुपये प्रति इकाई है और नोटबुक की क्या है, 20 है। यानी कि एक नोटबुक की कीमत 20 है तो 6 नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 6 दूना के 12 120 रुपया हो जाएगा। टोटल उसके पास पैसा है 180, तो बचेगा कितना, तो 60 रुपया बचेगा। और एक पेन की कीमत 10 है तो 60 रुपये में कितने पेन खरीदेगा, तो 6 पेन खरीदेगा। तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अम्ल ABC की सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। उन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि A का मान कितना होगा। तो इस पे वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। तो A/B/C कितना दिया है, तो ये 20% है, ये कितना है, तो 30% है, और ये कितना है, तो 40% है। तो किस रेशियो में मिलाया गया है, तो ये 3, 5 और ये A के रेशियो में मिलाया गया। मिलाने के बाद से कितना प्राप्त हो रहा है, तो 30% प्राप्त हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो इसका वेटेज एवरेज है वो 30 है। तो ये यहाँ पे 30 से कितना कम है, तो 10 कम है। तो कितने पे कम है, 3 पे। तो कितना कम हो जाएगा, तो -30, यानी कि 10 × 30 यानी कि -30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 30 है और 30 आना भी चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि ये जो 40 है ये 30 से कितना अधिक है, तो ये 10 अधिक है। अब इसको A को ऐसा लाना है कि इस -30 के बराबर हो जाए। तो इसे 10 में किसका गुणा करेंगे, तो ये 30 के बराबर हो जाएगा प्लस में। तो A की वैल्यू अगर 3 होगी तो इसे 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। आपको इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए, जैसे ही आपने ऊपर वाली वैल्यू को देखा तो 0.58 × 0.58 × 0.58 दिया है। यानी कि अगर A की वैल्यू, अगर मैं समझाने के लिए मान लेता हूँ 0.58 है, तो ऊपर क्या दिया है, तो A का क्यूब दिया है। अब देखिए, हमें पता है कि 0.1 में 0.1 का अगर गुणा करेंगे तो 0.01 आता है गुणा करने के बाद से। यानी कि अगर मैं फिर एक बार 0.1 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.001 आ जाएगा। और अगर इसको ध्यान से मैं देखूं तो ये यही चीज़ तो लिखा है। इसका मतलब क्या है ये, कि अगर B की वैल्यू अगर मैं मानता हूं 0.1, तो ये क्या है, 0.1 का क्यूब है। नीचे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो ये B² हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, ये दिया है, तो B² हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये AB की वैल्यू दिया है। तो हम पता है कि A³ - B³ इसका फार्मूला कितना होता है, तो A - B दूसरे ब्रैकेट में होता है A² + B² और प्लस AB होता है। नीचे यही वाली चीज़ दिया है, A² + B² + AB दिया है। तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि A - B। तो A की वैल्यू इतना है, B की वैल्यू इतना है, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 8, 5 में से जाएगा 4, यानी कि 0.48 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि होती है। कुछ समय बाद उसके नए वेतन में 50% की वृद्धि होती है, तो वेतन में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात करिए। तो देखिए, इसको या तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले पे लगा दीजिए, उस पर भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर स्टार्टिंग में उसका 100 था वेतन, तो 50% बढ़ने के बाद से कितना हो गया होगा, तो 150 हो गया होगा। और फिर दोबारा 50% बढ़ा है
तो फिर दोबारा 50% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 150 गुणे 150 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 में 15 गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। यानी कि 100 से 225 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, तो 125% बढ़ रहा है। तो 125% क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से भी लगा सकते थे कि 50 + 50 और +50 × 50 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 50 और 50 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 100 में 25 जोड़ेंगे तभी भी आपका आंसर 125 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 4/3 है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करिए कि cot थीटा में पता है कि आधार बटा लंब का अनुपात होता है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 3 है तो ये 5 होगा। अब देखिए तीनों साइड इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड निकल के आ गई। अब जो भी चीज़ें पूछ रहा है उसको रख दीजिए। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है तो 5/4 हो जाएगा, इंटू 1 + cot² थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कोसेक कितना हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कोसेक स्क्वायर माइनस cot² थीटा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है क्योंकि 1 + cot² थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो cot² को अगर इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, तो कोसेक³ थीटा यानी कि 5/3 इसके घाते 3 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 घात से ये 2 घात कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे सिर्फ 5/3 बचेगा और ऊपर 5/4 है। तो इस 3 का इस 5 में गुणा हो जाएगा, इस 4 का इस 5 में गुणा हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 77 के घाते 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए 77 के घाते इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम की वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसमें चेक कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 78 से मैं भाग देता हूँ तो पहले वाले को भाग दूंगा, तो ये 78 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो अब -1 के घाते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और प्लस ये कितना कम है, तो 77 कम है, तो इसका शेष भी कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो देखिए -1 का अगर ऑड बार अगर गुणा करते हैं तो माइनस ही आंसर आएगा, और 77 में अगर जोड़ देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 76 प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 76 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी, किस एकल छूट के बराबर होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूले पर रख दीजिए, तो 40 + 30 और ये माइनस हो जाता है, 40 × 30 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। तो 40 में 30 जोड़ेंगे तो 70 होता है, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 × 12, 70 में से 12 घटाएंगे, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कड़ी में 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो मैं देखिए चित्र बना के आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, तो 5 कड़ी में 13 दिया है। कह रहा है कि एक जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये दूरी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको इस जीवा की लंबाई, यानी कि अगर मैं इसका नामकरण कर देता हूँ तो इस AB की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक थ्योरम होती है कि किसी भी वृत्त में अगर केंद्र से जीवा पे अगर लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में काटता है, और ये लंब हमने डाला, यानी कि अगर मैं किसी तरीके से ये वाली वैल्यू निकाल दूँ तो इसका दोगुना कर दूँ तो AB की लेंथ निकल के आ जाएगी। अब ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 कड़ी में 13 इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 × 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो अगर इसकी लेंथ अगर x मानते हैं तो इस x² के बराबर हो जाएगा।
तो 25 में 13 का गुणा करेंगे तो 25 × 75 हो जाएगा, और 25 से कम 25 और 7 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। और इसमें से 100 घटा देंगे तो ये 225 हो जाएगा। घटाने के बाद इसकी वैल्यू x² के बराबर होगी। तो यहाँ से 225 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी x की वैल्यू 15 निकल के आ गई। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसी का 2 गुना, तो 15 का 2 गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 26,160 रुपये के ऋण का भुगतान कितने रुपये की वार्षिक किस्त में हो जाएगा। तो देखिए, किस्त के क्वेश्चन और ख़ास तौर पे साधारण ब्याज में किस्त के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पहले साल अगर 100 रुपया लग रहा है तो इस पे 6%, यानी कि दूसरे साल कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। उस पे 6%, तो 106 पे 6 जोड़ देंगे। चूँकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है तो बस 6 जोड़ते जाइए। तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। फिर इसमें 6 जोड़ दीजिए तो 118 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये टोटल ब्याज लगने के बाद से राशि हो जाएगी। तो इन सबको जोड़ लीजिए। तो 8 2 10 और 6 16 को 6, एक कैरी हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 हो जाएगा। यानी कि 436 रुपये उसको क्या मिल रहा है, ब्याज लगने के बाद राशि मिल रही है। और इस 436 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 436 की वैल्यू दिया है 26,160 दिया है। आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, हम इसको भाग दे के 100 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 436 से में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, लास्ट में 6 है, इसके भी लास्ट में 6 है, तो 6 बार चला जा सकता है क्या, तो 6 चौको 24, हाँ लग तो रहा है, गुणा करके देख लेते हैं। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, 3 6 18, 18 और 3 21, 2 6 चौक 24, बिल्कुल ये 6 बार चला जा रहा है। यानी कितनी बार चला जाएगा, 6, और ये 0 उतर जाएगा, यानी 60, यानी 1 की वैल्यू 60 निकल के आ गई। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 में 100 को गुणा करेंगे तो 6000, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया होगा। तो कभी भी साधारण ब्याज से किस्त के क्वेश्चन पूछे तो देखिए, पहली साल का बस क्या करिए, 100 लिखिए, उसमें जो भी रेट दिया उस हिसाब से जोड़ते जाइए। यानी कि 106 हो जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 112 होगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 118 होगा। तो चूँकि 4 साल का है, अगर 5 साल का होता है तो फिर इसमें 6 जोड़ते, ऐसे करके जोड़ते जाइए। और जोड़ने के बाद से जितना आएगा वो ऋण के रूप में उसको भुगतान करना होगा। और ये जो पहली वाली वैल्यू, यानी कि जो 100 मूलधन है, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि किस वार्षिक किस्त से देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से एकदम आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसको सरल कीजिए। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो 11 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 2 स्थान पर दशमलव, यानी कि 0.22 हो जाएगा। इस 3.22 में से 0.22 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो 3 निकल गया। अब ये 6 + 7 और -3 है, तो 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 21 में से 10 घटा देंगे तो 11, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा बाइक के उत्पादन, जो कि हजारों में है, को दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक है। तो देखिए क्या करेंगे कि इसका कितना है तो सबको जोड़ लेते हैं, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7 है, तो 7 से भाग करेंगे। तो ये देखिए, ये 35 है, लिख देता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ये आपका 70 है, ये 90 है, ये कितना है, तो ये 40 है, ये आपका 60 है, और ये 30 है। तो इन सबको जोड़ दीजिए तो 60 और 30 90 हो जाएगा। 90 180 हो जाएगा, 180 और 40 220 हो जाएगा। 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 340 हो जाएगा। 340 और 30 370 और 5 75, यानी कि 375 हो जाएगा। और औसत निकालना है तो टोटल 7 है, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। 2 25, तो 7 21 हो जाएगा, यानी कि 53 दशमलव समथिंग करके आएगा। और 53 से ऊपर कितनी वैल्यू है, तो एक 70 है, एक 90 है, और एक 60 है, यानी कि 3 वैल्यू इससे ऊपर है।
तो क्या हो जाएगा कि औसत से अधिक कितने वर्ष हो जाएंगे, 3 वर्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है कि दंड आलेख 2 क्रमिक वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं जो कि B1 से लेकर 6 तक से पुस्तकों की बिक्री जो कि 1000 में है दर्शाता है। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, तो B6 ये रहा है, इसकी कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, तो 8 7 15 यानी कि 150 हो जाएगी। दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री, तो B3 ये हो गया, और दोनों वर्षों के लिए कितना हो जाएगा, तो 205 हो जाएगा। 95 में 110 जोड़ेंगे तो 205 हो जाएगा। तो दोनों बिक्री का कितने प्रतिशत है, का जिसके साथ लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि 150 बटा 205 प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 10% कितना हो जाएगा, तो 20.5 हो जाएगा। इस 205 का 10% कितना हो जाएगा, तो 20.5 हो जाएगा। और सारी वैल्यू अगर हम देखें तो 70 के आसपास है, तो 70 यानी कि अगर 7 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 5 35 3 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, यानी कि 143.5 क्या हो जाएगा, ये 70% की वैल्यू हो जाएगी। और वैल्यू कितनी है कि 150 है, यानी कि 70 से ज़्यादा होगी। अगर यहाँ से मैं 1% की, अगर 10% की वैल्यू 20.5 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2.05 हो जाएगी। तो देखिए अगर 143 को 150 तक पहुँचाना है तो 7 की कमी है, तो अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 6 दशमलव समथिंग करके आ जाएगा, यानी कि 73 दशमलव समथिंग करके इसका आंसर आना चाहिए। और 73 दशमलव समथिंग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। तो अप्रोक्सीमेशन यूज करके आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं तो इसको भाग देके निकालें तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से 10 सितंबर 2024 में जो सेकेंड शिफ्ट में SSC CGL का पेपर हुआ था, उसमें क्वांट के जो भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको मैंने एक एक करके सॉल्व कर लिया। जहाँ भी ज़रूरत थी ट्रिक की वहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताई, और जहाँ पे ज़रूरत थी बेसिक की वहाँ पे मैंने बेसिक भी बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पज़ ये है कि मैं टॉपिक वाइज तो करा ही रहा हूँ, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी भी प्रैक्टिस कराते चलूँ, और उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दूँ, ताकि जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपकी एक साथ तैयार होती चले। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप स्वेच्छा से डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, अगली वीडियो के साथ या अगले पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।